हैशटैग आस्क ग्रो, जिसके यूज से आप हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हैशटैग आस्क ग्रो लिख के हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन को चूज करके हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें हम उन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है हैशटैग आस्क ग्रो, और हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन क्वेश्चंस को हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा था और उन क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे व्यूअर ने पूछा था वो ये क्वेश्चन था जिनमें उन्होंने बताया था कि आप हमें IRCTC के Q3 रिजल्ट्स के बारे में बताएं। IRCTC का स्टॉक जब लिस्ट हुआ था इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी थी अपने इन्वेस्टर्स को। अगर मैं अभी इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो अभी 1500 पे ट्रेड करता है। अगर मैं इसके पिछले एक महीने के रिटर्न की बात करूं तो IRCTC के स्टॉक ने पिछले एक महीने में 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो एक महीना पहले इसका शेयर प्राइस 1000 रुपीज के अराउंड ट्रेड करता था। चलिए बात करते हैं इसके Q3 के रिजल्ट के बारे में कि IRCTC का Q3 में रिजल्ट कैसा आया, इसका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ और ये शेयर होल्डर्स को कैसे इंपैक्ट करता है। अगर हम IRCTC के रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रॉफिट, कि IRCTC का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ है पिछले एक साल में। अगर मैं IRCTC के प्रॉफिट की बात करूं कि दिसंबर 2018 में इनका प्रॉफिट कितना था तो IRCTC का प्रॉफिट था 70 करोड़ के आसपास, जो अभी बढ़ के हो गया है 200 करोड़। मतलब कि अगर मैं नेट प्रॉफिट में जंप की बात करूं तो IRCTC के केस में नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है अराउंड 179% का। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है कि किसी कंपनी के केस में उनके नेट प्रॉफिट में एक साल में ही 150% से ज्यादा का जंप आ जाए। नेट प्रॉफिट के बाद अगर मैं बात करूं IRCTC के रेवेन्यू के बारे में तो IRCTC का जो रेवेन्यू है एक साल पहले था 450 करोड़ के आसपास, जो इस साल बढ़ के हो गया है 734 करोड़ के आसपास। मतलब कि इनके नेट रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ है 65% से ज़्यादा का। मतलब कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा लेकिन इनका प्रॉफिट उस परसेंटेज से बहुत ज़्यादा से बढ़ा। इसके अलावा अगर IRCTC की बात चली है तो यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट निकल के आया जो आपके जैसे शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। IRCTC ने 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो मतलब कि अगर आपके पास शेयर है तो आपको 10 रुपये तक का डिविडेंड मिलेगा अगर आपने IRCTC में इन्वेस्टमेंट किया है तो। चलिए बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का कि उस केस में IRCTC ने रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहला OPM, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो निकलता है अगर आप टोटल जो सेल्स होता है किसी भी कंपनी का उसमें से कॉस्टिंग को निकाल दें तो उसके बाद उनका प्रॉफिट कितना बचता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर मैं बात करूं IRCTC के केस में जो इन्होंने OPM को रिपोर्ट किया है दिसंबर 2019 में, तो इन्होंने रिपोर्ट किया है 39% के आसपास। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो निकलता है जब कंपनी पूरा सेल्स करती है उसमें से कॉस्टिंग निकाल दें, उसके बाद जो बाकी खर्चे हैं जैसे कि कंपनी ने जो टैक्स पे किया, अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन, इसके अलावा जो सारे खर्चे जो होते हैं अगर वो निकाल दें तो जो बाद में प्रॉफिट बचता है और उसको अगर हम रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें तो निकल के आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो जो IRCTC ने नेट प्रॉफिट मार्जिन को रिपोर्ट किया है वो इनका है 28.74% के आसपास। तो आने वाले क्वार्टर में आप इन 2 पैरामीटर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि IRCTC आने वाले क्वार्टर्स में कैसा कंपेयर करती है तो और इनके ये मार्जिन्स कैसे इंप्रूव होते हैं, नीचे को जाते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था, और ये क्वेश्चन था कि PB रेशो क्या होती है और ये कैसे एज ए इन्वेस्टर आपको इंपैक्ट करती है। तो दोस्तों अगर मैं PB रेशो की बात करूँ तो PB रेशो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस जो कि मार्केट प्राइस आज किसी शेयर का है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो कि एक शेयर है शेयर A और वो आज ट्रेड करता है 10 रुपीज़ पे, तो उसका प्राइस होता है 10 रुपीज़। अब बात आती है बुक वैल्यू की कि बुक वैल्यू क्या होती है। अब मान लो कि एक कंपनी है कंपनी A और वो प्लान करती है कि वो अपना सारा बिजनेस बेच के पूरे तरीके से अपने आप को लिक्विडेट करेगी। लिक्विडेट करना मतलब अपने सारे एसेट्स को बेच देगी। तो जब कंपनी अपने आप को लिक्विडेट करने के बारे में सोचती है तो लिक्विडेट करने के बाद सबसे पहले उनको अपना डेट पे करना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी आज अपना बिजनेस पूरे तरीके से बंद करके अपने डेट को पे करे और उसके बाद जो उसकी वैल्यू बचती है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, मतलब कि रियल टर्म्स में कंपनी की वैल्यू कितनी है।
तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमें बताता है कि जो कंपनी का बुक वैल्यू है उसके कंपैरिजन में कंपनी का आज प्राइस कैसा है। अब यहाँ पे आपको देखना चाहिए, ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। आप किसी भी एक कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देख के ये नहीं बता सकते कि वो कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी है। तो आप जब भी प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हो तो आपको उस इंडस्ट्री के साथ उसको कंपेयर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से सेक्टर में पीबी वैल्यू का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर्स में। बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर्स में पी रेशो, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप फाइनेंशियल सेक्टर्स में, बैंकिंग के सेक्टर में देख सकते हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख के किसी कंपनी को पूरे तरीके से जज नहीं कर सकती वो कंपनी अच्छी है बुरी है। हाँ, लेकिन एक फैक्ट चेक हो सकता है जो आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया दे सकता है कि मार्केट वैल्यू किसी कंपनी की उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कैसा कंपेयर कर रही है। और नॉर्मली माना जाता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होता है उतना स्टॉक ज़्यादा अंडर वैल्यूड होता है। तो दोस्तों, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के केस में आप प्राइस टू बुक वैल्यू देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कि मार्केट प्राइस जो कंपनी का है वो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो हमसे एक व्यूअर ने पूछा, और ये क्वेश्चन ये है। इसमें व्यूअर हमसे ये पूछते हैं कि अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मान लो कि वो म्यूचुअल फंड ELSS म्यूचुअल फंड है, तो वो क्या उस म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो कितना ईजी होता है और कितना डिफिकल्ट होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपको टैक्स सेविंग में, टैक्स डिडक्शन लेने में हेल्प करते हैं। ATC के अंडर एक प्रोविजन है कि अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। अब ELSS म्यूचुअल फंड का एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, और ये ATC के अंडर सबसे मिनिमम लॉक इन पीरियड है। तो अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में आज 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 साल तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, इस क्वेश्चन का आंसर करूं कि अगर आपने किसी ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो अगले 3 साल तक आप उसको दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 3 साल के बाद अगर आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तो आप, अगर वो सेम म्यूचुअल फंड हाउस में है, सेम AMC में है, तो आप उसको स्विच कर सकते हो। अब मान लो कि आपने ABC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल बाद आपने सोचा कि मुझे आप पैसा निकाल के दूसरे में स्विच करना है, तो आप वहाँ पे स्विच का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि ये स्विच कैसे काम करता है, तो AMC आपका एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में से रिडीम मारता है पहले, और उस पैसे को दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल देता है जहाँ पे आप स्विच करने के बारे में सोच रहे थे। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है रिडीम करके दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करना चाहते हैं तो आपको सेम तरीके से पहले उसको रिडीम मारना पड़ेगा, रिडीम मार के आपका अकाउंट बैलेंस में पैसा आएगा, और उसके बाद आप दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा ELSS फंड ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये कैसी रिटर्न दे सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है ELSS म्यूचुअल फंड के ऊपर, और मैंने बताया कि वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड कौन से हैं ELSS कैटेगरी में जिन्होंने पिछले 1 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक व्यूअर ने पूछा है वो नीचे दिया हुआ है, और व्यूअर हमसे पूछते हैं कि अपर और लोअर सर्किट को एक्सचेंज क्यों लगाती है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है और कौन से स्टॉक्स के केस में अपर और लोअर सर्किट काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है और एक्सचेंज इसको क्यों लगाती है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सचेंज में काम कैसे होता है। एक बायर आता है, एक सेलर आता है, और जब दोनों का प्राइस मैच होता है तो वो एक ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे जैसे सेलर अब बोलता है कि उसको बड़े प्राइस में सेल करना और बायर ज़्यादा प्राइस में बाय करने को रेडी हो जाता है, तो प्राइस ऊपर को मूव होता है। और जैसे तभी अगर मैं सेलर की बात करूँ, अगर सेलर बोलता है कि उसको कम प्राइस में सेल करना है और बायर कम प्राइस में बाय करने को रेडी हो जाता है, तो प्राइस नीचे को मूव करना स्टार्ट कर देता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत स्टॉक्स के केस में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं जो मार्केट आवर्स में आते हैं या मार्केट आवर के बाद भी आते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार बहुत से स्टॉक 10-10, 20-20% मूव करते हैं, और जब ऐसा वॉलेटिलिटी आता है तो बहुत सारा स्पेकुलेशन होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे एक रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसके चलते एक्सचेंज बोलता है कि वो कुछ स्टॉक्स को एक ट्रेडिंग सर्किट देता है कि वो स्टॉक उन सर्किट के बाहर नहीं जा सकता। अब मान लो कि मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टॉक है, स्टॉक A, वो आज ट्रेड करता है 100 रुपीज़ पे, और जो उसका अपर सर्किट है वो 5% का है। मतलब कि अगर उसका शेयर प्राइस 105 तक पहुँचेगा तो उसमें ट्रेडिंग जाके बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर उसका शेयर प्राइस नीचे 95 पे पहुँचेगा तो उसमें ट्रेडिंग नीचे जाके बंद हो जाएगी। इसका फ़ायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को ये होता है कि यहाँ पे स्पेकुलेशन कम होता है।
लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे कि कुछ स्टॉक्स के केस में 5% होता है, कुछ स्टॉक के केस में 10% होता है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो एक दिन में 40-50% मूव कर जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा अपर और लोअर सर्किट क्यों नहीं होता? तो दोस्तों कुछ हमारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिसको एक्सचेंज एफएनओ कैटेगरी में डालती है। अगर मैं एफएनओ की बात करूँ तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ ताकि आपको समझा सकूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे काम करता है। तो जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी में होते हैं नॉर्मली उनका सर्किट डिफाइन नहीं होता। मतलब कि जो स्टॉक एफएनओ कैटेगरी में ट्रेड करते हैं, जिनका फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड होते हैं, वो स्टॉक एक दिन में कितना भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि जेट एयरवेज के केस में हुआ था, जब तक जेट एयरवेज एफएनओ कैटेगरी में था वहाँ पे उसको बैन नहीं किया गया था, तो जेट एयरवेज का स्टॉक एक दिन में 70-80% भी मूव हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे एफएनओ नहीं होता उस केस में एक्सचेंज हमेशा एक सर्किट डिफाइन करती है, और जिस भी स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो एक्सचेंज उसका सर्किट थोड़ा कम करना स्टार्ट कर देती है ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो। तो अब मान लो कि कोई एक स्टॉक अपर सर्किट में लगा हुआ है, जैसे कि मैंने स्टॉक ए की बात करी थी, वो आज 105 पे है और उसमें ट्रेडिंग बंद हो गई। तो आप जब भी वहाँ पे ट्रेड डालने का ट्राई करोगे तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका ऑर्डर कभी भी रिजेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो एक बार आप ये चेक करके देख लीजिए कि क्या वो स्टॉक अपर या लोअर सर्किट को हिट तो नहीं किया हुआ। तो अगर कोई भी स्टॉक अपर और लोअर सर्किट में होगा, आप ऑर्डर डालेंगे वो रिजेक्शन होगा, तो एक बार आप चेक करके देख लें कि तो जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं वो आज अपर या लोअर सर्किट में तो नहीं है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो हमसे एक व्यूअर ने पूछा है, और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि डीपी चार्जेस क्या होते हैं और ये ब्रोकर कब चार्ज करता है, बाय पे चार्ज करता है, सेल पे चार्ज करता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डीपी चार्जेस क्या होते हैं, डीपी चार्जेस होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में जाके अपना शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर का सेटलमेंट 2 दिन के बाद होता है। मतलब कि अगर आपने आज एक शेयर खरीदा, मान लो कंपनी ए का, तो वो शेयर 2 दिन के बाद आपके पास आएगा, 2 दिन के बाद उसका सेटलमेंट होगा। लेकिन शेयर आने के बाद आज से कुछ साल पहले वो शेयर आपको फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, आपको सर्टिफिकेट मिलता था उन फॉर्म्स का। लेकिन आजकल डिपॉजिटरी एक ऐसी एंटिटी होती है जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। तो डीमैट अकाउंट आपका बैंक अकाउंट की तरह होता है। जब भी आप कोई एक स्टॉक खरीदते हैं तो वो स्टॉक आपका जब 2 दिन के बाद आता है तो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। मतलब कि आपका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है और उस आपके शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। और आपका डिपॉजिटरी कोई भी हो सकता है। इंडिया में मेनली 2 डिपॉजिटरीज हैं जो आपके डीमैट अकाउंट को खोलते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। तो लेकिन वो स्टॉक आपका जो डीमैट अकाउंट में पड़ा है उसके लिए एक डीपी होता है जिसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, जो आपके शेयर्स को मैनेज करता है कि कैसे वो शेयर आएगा और कैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ डीपी चार्जेस, तो ये डीपी चार्जेस ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज करते हैं आपके शेयर्स के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में नॉर्मली 2 तरीके के चार्जेस होते हैं। पहला डिपॉजिटरी, जो कि डिपॉजिटरी डायरेक्टरी चार्ज करती है। दूसरा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज करता है। और नॉर्मल अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में डिपॉजिटरी चार्जेस नॉर्मली हर ब्रोकर चार्ज करता है और ये डिपॉजिटरी चार्जेस आपको सेल करने पे चार्ज किया जाता है। अब मान लो कि आपने आज 10 शेयर्स बाय किए कंपनी ए के और 2 दिन के बाद आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ऐड कर दिए गए। तो जब आप वो डीमैट अकाउंट से अपने शेयर को सेल करोगे तो आपके डीमैट अकाउंट से उस शेयर को निकाला जाएगा और जिसने वो शेयर बाय किया उसको डिलीवर किया जाएगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जब भी आप अपना शेयर सेल करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में से, जब वो शेयर को डेबिट मारा जाता है, मतलब कि आपके डीमैट अकाउंट से उस शेयर को निकाला जाता है, उस पर आपको वो चार्जेस चार्ज करते हैं। और ये वेरी करता है हर ब्रोकर टू ब्रोकर। कुछ ब्रोकर इसको अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, बट नॉर्मली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस को सेल के टाइम पे चार्ज किया जाता है और नॉर्मली आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी शो नहीं होता है। तो डीपी चार्जेस भी आपका कॉस्टिंग का एक पार्ट होता है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो एक बार देख लें कि आपको डीपी चार्जेस सेल करने पे कितना चार्ज किया जाता है। और नॉर्मली ये चार्ज पर स्क्रिप्ट पर डे चार्ज किया जाता है। मतलब कि एक शेयर को अगर आप एक दिन में जितनी बार भी बेचोगे तो ये आपको नॉर्मली एक बार चार्ज किया जाता है। बट ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिफरेंट हो सकता है, ब्रोकर टू ब्रोकर। तो एक बार आप अपने ब्रोकर की पॉलिसीज को पढ़ लें और एक बार ध्यान से देख लें कि आपको कितना और कैसे चार्ज किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ब्रोकर की अलग पॉलिसी हो और वो एक अलग तरीके से इसको चार्ज करता हो। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो अपने ब्रोकर की पॉलिसी को देखें और उनसे आप जाके पूछ सकते हैं कि हमें डिपॉजिटरी चार्ज कैसे चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो लेके आए थे हम #AskGro के ऊपर लेके आए थे। हमने ट्राई किया कि आपके हर क्वेरीज का बहुत डिटेल में आंसर कर सकें। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो #AskGro लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम फिर से एक और सीरीज लेके आएंगे #AskGro की, जिसमें ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कशन करें।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे #AskGrow लिख के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका हम हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।